नमस्कार। आज हम सोशल साइंस को डिटेल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। अब तक हमने जो भी सोशल साइंस में पढ़ा है, चाहे वो कोई फैक्ट हो या फिर पूरी किताब को हमने अभी तक एग्जाम में पास आ चुका है तो पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कोई फैक्ट्स हो गया, कोई आंदोलन हो गया, तो उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एग्जाम अभी सोशल साइंस का जो एग्जाम है वो 20 फरवरी को है। तो उससे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को हम एज अ स्टोरी सुन लेंगे तो हमारे माइंड में एक थॉट बन जाएगी। और अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम उसको अगर हमारे माइंड में वो थ्योरी रही तो उसको हम लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो जरूरी नहीं है कि पूरा किताब का लैंग्वेज लिखें, अगर आपको घटना के बारे में मालूम है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो इसीलिए आज से हमने स्टार्ट किया है। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है और सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो किसी आंदोलन से जुड़े रहे हों। जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो डिटेल में हम देखेंगे। अभी हम 20 क्लास मान सकते हैं कि हम 15 क्लास में ऐसे ऐसे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको कवर करें, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो हम उसको कर सकते हैं। तो चलिए आज से स्टार्ट करेंगे। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिया है। जैसे एग्जाम में ये देखने को मिलता है, बार बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, या देखिए रॉलेट एक्ट है। जो रॉलेट एक्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी पृष्ठभूमि है। रॉलेट एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन इसके बाद की घटना है। तो सबसे पहले जहाँ से बुक में मेंशन किया हुआ है रॉलेट एक्ट के बारे में, क्या था रॉलेट एक्ट, क्यों लागू किया गया और क्या चाहते थे ब्रिटिशर्स इस रॉलेट एक्ट के दौरान, इनके बारे में अगर हम एक थ्योरी जैसा पढ़ लें तो भले हमने बुक नहीं पढ़ी हो या फिर बुक में जो लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट में क्या है इसके बारे में नहीं कभी किताब खोलकर देखा, तो एज अ थ्योरी, एज अ स्टोरी हम इसको अगर सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक थॉट बन जाता है माइंड में और हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ ना कुछ इसमें से पूछा ही जा सकता है। चाहे 1 मार्क्स में बात करें तो 1 मार्क्स में भी इनसे जो फैक्ट है वो पूछा जा सकते हैं, या डिटेल में भी लिखने के लिए आ सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था इसके बारे में बताइए। और जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके बारे में पूछा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और हम बात करेंगे ये जो असहयोग आंदोलन था, तो ये गांधी जी का चाहे कोई भी आंदोलन हो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो असहयोग आंदोलन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये घटना होती है चौरी चौरा कांड की। तो आज की जो 5 टॉपिक्स हमने देखे, सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे और खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा ये जो असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड, ये जो आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं। उम्मीद करते हैं ज़्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होंगी, तो इसलिए ये 5 टॉपिक्स को हम एज अ थ्योरी इसको अच्छे से सुनेंगे, ताकि जो हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे किसी भी टॉपिक से तो उसको हम अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकें। देखिए घटना क्या हुआ था इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, बाकी हम अपनी लैंग्वेज में उसको अच्छे से लिख सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि एकदम हूबहू बुक की लैंग्वेज क्वेश्चन आंसर में लिखी जाए। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों हुआ था। तो ये सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में। 1919 का ये जो घटना है रॉलेट एक्ट, ये आता है 1919 में। अब बात करेंगे रॉलेट एक्ट था क्या, क्या किया था ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट को लागू करके। तो देखिए 1919 की ये घटना है रॉलेट एक्ट। इसके थ्रू जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे, इंडियंस, देखिए सबसे पहले भारतीय लोग जो थे वो अपने पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। भारतीय लोग चाह रहे थे कि हमें भी आज़ादी मिले। हम जो सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी कि हम अपने कम से कम एटलीस्ट, ठीक है महारानी, ब्रिटेन की महारानी हम पर राज करें, अंग्रेज हम पर राज करें, लेकिन जो हमारे आंतरिक मामले हैं, जो हमारे अधिकार है, वो उन पर हमारा अधिकार हो, उनको हम अपने तरीके से लीड करें। ये इंडिया के जो नेता थे, इंडियंस की जो जनता थी वो चाहती थी, लेकिन जो अंग्रेज थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। ना ही वो हमें पूर्ण स्वराज देना चाहते थे, ना ही वो डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1919 में एक घटना घटी। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रॉलेट एक्ट एक कानून बनाया। ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कानून को बनाया गया था। क्यों बनाया गया? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सिडनी रॉलेट से कहा, वो भी एक अंग्रेजी था, कि जो भारतीय जनता है वो अपने मन से बहुत से आंदोलन चलाते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि वो हमारे खिलाफ कुछ कर ना सके। तो सिडनी रॉलेट ने एक
जैसे अपने देश के जो क्रांतिकारी थे, जो अपने देश के लीडर्स थे, वो अपनी देश की जनता को लीड करते थे कि हमें अपनी आज़ादी के लिए क्या करना चाहिए। तो सिडनी रॉलेट ने एक ऐसा कानून बनाया, रॉलेट एक्ट, जिसके थ्रू जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को जकड़ लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारतीय हमारे खिलाफ, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले। उसके लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट को पास किया 1919 में। किसकी अध्यक्षता में पास हुआ? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको पास किया गया। जो ये रॉलेट एक्ट था, इसमें जो कानून बनाया इन्होंने, अंग्रेजों ने बनाया कि जो हमें अंग्रेजों को किसी भी इंडियन लीडर्स पर शक होगा, चाहे वो कितने ही बड़े लीडर हो, चाहे कोई भी क्रांतिकारी हो, जिन पर अंग्रेजों को शक होता था वो उनको बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के उनसे ये पूछना जरूरी भी नहीं समझते थे, या फिर उनको ये मौका ही नहीं देते थे कि वो अपने बारे में कह सके कि मैंने कुछ नहीं किया, या फिर आप बताओ हमारी गलती क्या है, हमने क्या किया है कि हमें गिरफ्तार करो। तो इस जो एक्ट बनाया, इसमें उन्होंने क्या किया कि इंडिया लीडर्स जो थे, चाहे वो कितने ही फेमस लीडर रहे हों या फिर चाहे कोई भी क्रांतिकारी रहे हों, उनको सिर्फ शक के आधार पर कि वो हमारे खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते थे और जेल में डाल देते थे। बुक में मेंशन किया है कि 2 साल के लिए जेल में, लेकिन ऐसा बहुत सी बुकों में नहीं मिलता है कि 2 साल के लिए स्पेशली उनको डाला जाता था। अंग्रेज जब तक चाहे उनको जेल में रख सकते थे। तो 1919 में जो कानून बनाया अंग्रेजों ने, रॉलेट एक्ट का, इसमें ना वकील, ये शब्द आता है, ना वकील, ना अपील, ना दलील का कानून। ना वकील, ना अपील और ना ही दलील, और ना दलील का कानून था, ना दलील का कानून था। इसमें उन्होंने इतना हक नहीं दिया कि कोई इंसान अपना वकील कर सकता है। अगर उसने उसको जेल में डाल दिया, ब्रिटिशर्स ने किसी लीडर्स को जेल में डाल दिया शक के आधार पर, तो उनको इतना आज़ादी नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने उनको ये हक नहीं दिया कि वो कोई वकील कर सके, अपने खिलाफ कोई गवाही दे सके या कोई दलील कर सके। ऐसा उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया था। तो इसको, जो रॉलेट एक्ट था, भारतीयों ने इसको काला कानून कहा। ये ऐसा कानून ही था, ये कोई लॉजिक नहीं है कि किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, और किसी को नहीं पता, ना घर में किसी को पता कि उसने क्या किया, ना खुद उसको पता, या फिर ना जनता को पता कि उसने क्या किया। हो सकता है कि उसने कुछ नहीं किया हो, ऐसे भी बहुत से लीडर्स रहे हैं जो, ठीक है अगर ये कानून पास हो गया तो वो कुछ ना करें, या फिर ऐसे भी लीडर्स रहे हैं जो अपनी जनता के लिए, अपने भारत के लिए कुछ करना चाहते थे, वो हिंसा नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, लेकिन अगर अंग्रेजों को शक भी होता कि ये कुछ प्लानिंग कर रहा है, जरूर ऐसा कुछ करेगा, तो वो उनको जेल में डाल देते। तो इसलिए भारतीयों ने इसे क्या कहा? काला कानून कहा। अगर 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि कौन से कानून को काला कानून का नाम दिया गया भारतीयों के द्वारा, तो ये कानून कौन सा था? रॉलेट एक्ट। कब पारित किया गया? 1919 में पारित किया गया। ये ना वकील, ना अपील और ना दलील का कानून था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा। तो इनके बारे में एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने रॉलेट एक्ट को पढ़ा, तो रॉलेट एक्ट के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था। यहाँ पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, हम इसके बारे में क्या बताएंगे। हमने कहानी सुना कि ये 1919 में पास हुआ था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, और इसमें क्या लिखा हुआ था कि भारतीयों को, कोई भी चाहे इंडियन लीडर्स हो, उनको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। उनके बारे में ही यहाँ हमने शब्दों में ये लिखा हुआ है। देखिए, वर्ष 1919 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था। जो भारत में क्रांतिकारी थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको रोकने के लिए कि वो कोई काम न कर सके, इसके लिए कानून बनाया गया था। इस समिति ने ऐसे कानून बनाए जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार को स्वतंत्रता आंदोलन का दमन करने के लिए असीमित अधिकार मिल गए। इसका मतलब, जो ये रॉलेट एक्ट समिति थी, इसने ऐसा कानून बनाया जिससे अंग्रेजों को क्या हुआ, भारतीयों का, जो क्रांतिकारी लोग थे, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम कर रहे थे, उनका दमन करने के लिए असीमित अधिकार अंग्रेजों को मिल गए। क्योंकि अगर वो कुछ करते, कोई आंदोलन करते, तो पुलिस उनको सीधा जेल में बंद करती, ना ही कोई वकील की व्यवस्था थी, ना कोई अपील था, और ना ही कोई दलील हो सकता था। तो इसीलिए इसको काला कानून का नाम दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार क्रांतिकारियों को बिना किसी मुकदमे कि केवल संदिग्ध के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, और गिरफ्तार कर लेते थे। उसके बाद ये अधिनियम बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। हमने इसके बारे में पढ़ा कि किसी को भी गिरफ्तार कर लेना, और वो कोई वकील नहीं कर सकते, इतना भी परमिशन नहीं थी, ना ही वो कोई अपील कर सकते थे, ना ही वो कोई दलील कर सकते थे। देखिए, रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए प्रमुख नेता कौन से थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है।
ऐसे कौन से लीडर्स थे जिनको रॉलेट एक्ट के थ्रू गिरफ्तार किया गया था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे। सारी घटनाएं जो जलियांवाला की घटित होती है इनकी रिहाई के लिए होती है। जब इन्हें रॉलेट एक्ट के थ्रू अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया तो जनता इतनी उग्र हो चुकी थी, जनता चाहती थी कि इन्होंने किया क्या है, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश को लीड कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है, अंग्रेजों ने इन्हें क्यों जेल में बंद किया? इनकी रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहां पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वो सब होता है। तो रॉलेट एक्ट अगर नहीं आया होता तो ना ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता, लाखों लोगों की मृत्यु होती, हजारों लोग उसमें मारे गए थे, ना ही ऐसा कोई काला कानून इसका नारा दिया गया होता। तो रॉलेट एक्ट ये था, इसके बारे में हमने समझा। अब रॉलेट एक्ट के बारे में हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से, किस तरीके से इसके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो रॉलेट एक्ट पूछेंगे तो इसके बारे में हम बता सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में विभिन्न शहरों में रैलियां व जुलूस का आयोजन किया जा रहा था। 10 अप्रैल को अमृतसर पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की। जब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी तो लोग छोटे छोटे गांवों में, शहरों में क्या करने लगे थे? रैलियां और जुलूस निकालने, लेकिन शांतिपूर्ण, कोई हंगामा नहीं करना, किसी को मारपीट नहीं करना, हिंसा नहीं करना। तो क्या करते थे? शहरों में रैलियां निकालते थे और जुलूस का आयोजन किया जा रहा था। 10 अप्रैल के दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होता है 13 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को क्या हुआ? अमृतसर पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी की। इस घटना से उत्साहित लोगों ने बैंकों, डाकघरों और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया, जिसके फलस्वरूप मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। जब पुलिस ने क्या किया? गोलीबारी चालू की, जो शांतिपूर्ण जुलूस चलाए जा रहे थे 10 अप्रैल के दिन, तो लोगों ने, जनता इतनी उग्र थी, इतने गुस्से में आ गए कि लोगों ने डाकघरों में, रेलवे स्टेशनों पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और ये कमान किसने संभाली थी? तो जनरल डायर ने। ये वही जनरल डायर है जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो अब हमने रॉलेट एक्ट के बारे में सुना और थोड़ा सा समझ में आया होगा कि क्या था रॉलेट एक्ट और क्यों लागू किया गया। ये रॉलेट एक्ट 1919 में पास होता है, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। ऐसा कानून बनाया गया जिसमें भारतीय जो राजनीतिक दल के नेता थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना, ना ही कोई वकील थी, ना कोई अपील था, ना ही कोई दलील था। तो इसको भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा। और इसके थ्रू दो जो हमारे मेन लीडर्स रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी की रिहाई के लिए, इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो उनको रिहा कराने के लिए लोगों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, रैलियां निकाली जा रही थी। तो पुलिस ने क्या किया? जनता पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इससे लोग गुस्से में हुए और डाकघरों में, पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, जिसके कारण वहां पर मार्शल लॉ लागू किया गया। और उसकी कमान किसने संभाली? जनरल डायर ने संभाली। तो उम्मीद करते हैं छोटा छोटा टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा और इसको आप लिख सकते हैं। दूसरा हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? अब हमने इसका पृष्ठभूमि देखा कि रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और हमारे जो मेन लीडर्स थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके जो उनकी रिहाई के लिए जुलूस निकाले गए और जुलूस में लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने गोलीबारी चलाई और लोगों ने क्या किया? हमला किया था पुलिस स्टेशन में, डाकघरों में। अब उसके बाद ये पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो 10 अप्रैल की बात है जब पुलिस ने गोली चलाई और लोगों ने हमला किया। उसके बाद ये घटना है हमारी जलियांवाला बाग हत्याकांड की 13 अप्रैल 1919 की। ये जो घटना है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक हिस्ट्री का ऐसा जो मेन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। न जाने कितने उसमें बूढ़े थे, न जाने कितनी औरतें थी, बच्चे थे, और किसी को तो, बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है और किसी को, ज्यादा लोगों को ये मालूम नहीं था कि वहां पर मार्शल लॉ लागू है। अभी हमने पढ़ा मार्शल लॉ कब लागू किया गया? जब लोगों ने पुलिस स्टेशन पर और डाकघरों में हमला चालू किया तो वहां पर मार्शल लॉ लागू किया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। तो बहुत से लोगों को आज के टाइम पर, उस टाइम पर इतना न्यूज़पेपर इतना नहीं था, इतने टीवी अखबार नहीं थे और इतना सोशल मीडिया नहीं था कि कोई भी खबर आज लागू हो तो हमें आज कुछ टाइम बाद पता चल जाए। उस टाइम पर ऐसा नहीं था। तो मार्शल लॉ लागू हुआ, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे इस बाग में और कहा जाता है कि उस दिन 13 अप्रैल को पंजाब में, अमृतसर पंजाब में बैसाखी का मेला भी था। तो बहुत से लोग मेले में इकट्ठा हुए थे। किसी को
बिल्कुल खबर नहीं थी कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है। बहुत से लोग अनजान थे कि यहाँ मार्शल लॉ लागू है और यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसी हत्याकांड होने वाली है। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो 13 अप्रैल को वहाँ पर एक प्रमुख जो पर्व था वो बैसाखी का मेला था। बैसाखी का मेला था 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। उस दिन पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का मेला था। तो वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए, दूर दूर से लोग मेले देखने के लिए भी आए थे, जिसको बिल्कुल पता नहीं था कि आज मेले देखने जा रहे हैं और कल शायद घर तक वापस न लौट आए। तो इनकी जो घटना थी ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में अब हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। बाकी इसकी जो कहानी है हमने उसको आपको बताया, तो थोड़ा सा कहानी भी आपको सुनना चाहिए ताकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि एकदम ये हुबहू लिख पाए, तो कहानी अगर पता है तो लिख सकते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। ऐसे आपके 1 मार्क से क्वेश्चन भी तैयार होंगे। 13 अप्रैल 1919 को ये कहाँ पर हुआ? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। एक बाग का नाम है जलियांवाला बाग, जो है बहुत बड़ा मैदान है, इसका नाम है। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के मैदान में लोग एकत्रित हुए। कुछ लोग सरकार के उपायों के विरोध में यहाँ आए थे, जबकि कुछ लोग बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे। कुछ लोग सरकार के विरोध में, जैसे जो हमारे लीडर्स थे रॉलेट एक्ट के थ्रू गिरफ्तार हुए थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, तो उनकी रिहाई के लिए कुछ लोग वहाँ सरकार के जो उपाय थे उनके विरोध के लिए यहाँ आए थे। लोग बातचीत करने के लिए जो अपने लीडर्स से आए थे कि क्या करना चाहिए आगे हमें, जिससे हम उनको रिहा करा सके, या फिर जो है रॉलेट एक्ट है ये कैसे खत्म हो सकता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो लोग यहाँ पर कुछ लोग तो इकट्ठा हुए थे बातचीत करने के लिए, जबकि कुछ लोग बैसाखी के मेले देखने के लिए आए थे। ये शहर जो था ना जलियांवाला बाग, ये जो यहाँ पर बाग है ये शहर से काफी दूर था, तो मार्शल लॉ के बारे में वहाँ बहुत ही कम जानकारी थी। और ये घटना भी है कि अगर वहां पर मार्शल लॉ लागू था, लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो वहां पुलिस थी, किसी को मना नहीं कर रही थी कि आज यहाँ पर मार्शल लॉ लागू है, भीड़ नहीं जमा करना है, फिर पार्क में मत जाओ सब लोग। पुलिस चुपचाप देखती रही, शायद वो इंतजार कर रही थी कि जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तब वो गोली चलाना शुरू करे। तो पुलिस भी ऐसे थे, वो थे इंडियन से, अंग्रेजों की नौकरी करते थे, तो उनके रूल को फॉलो करते थे। और पुलिस ने अगर एक बार भी मना किया होता है कि हाँ यहाँ पर ऐसी घटना होने वाली है, तो लोग अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते और शायद इतने लोग वहाँ इकट्ठा नहीं होते। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ था बैसाखी का मेला, तो हमने देखा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित होती है। ये इंपॉर्टेंट डेट है और पंजाब के अमृतसर में घटित होती है। जलियांवाला बाग एक मैदान का नाम है। वहां पर कुछ लोग क्या थे, सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी उनके विरोध में यहाँ पर आए हुए थे, और कुछ लोग यहाँ पर बैसाखी का मेला देखने आए थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। यह मैदान, देखिए यह मैदान शहर से दूर था, इसलिए वहां लागू हो चुके मार्शल लॉ की जानकारी लोगों को नहीं थी। जो मार्शल लॉ लागू हो चुका था इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, क्योंकि ये जो जलियांवाला बाग शहर पड़ता है, ये जो शहर है वो ये जो मैदान है वो शहर से काफी दूर था। आगे देखेंगे क्या लिखा है। जनरल डायर ने वहां से बाहर निकलने वाले सभी रास्ते बंद करा दिए तथा उस क्षेत्र में अपने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने को कहा। जब वहां लोग इकट्ठा हो रहे थे ना, वहां पर गेट मेनली 3-4 है, लेकिन बहुत बड़ा गेट नहीं है, छोटे से गेट है, और एक गेट से एंट्री चालू थी। तो एक गेट से भागना हजारों लोगों का पॉसिबल नहीं था। तो जो ये जनरल डायर है उसने क्या किया, वहां जो गेट था उसको बंद करा दिया, रास्ता बंद करा दिया भागने का, और उस क्षेत्र में अपने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने को कहा, यानी फायरिंग का आदेश देता है जनरल डायर। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। ये जो नाइटहुड की उपाधि है अंग्रेजों ने दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। जो ये घटना हुई इसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अंग्रेज कहते हैं कि ज्यादा लोग नहीं मारे गए, लेकिन बताया जाता है घटना में कि एक वहां पर कुआं था, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे और इतनी भीड़ थी कि भागते भागते लोग कुएं में गिरते चले गए और एक के ऊपर गिरकर पूरा कुआं भरा हुआ पाया गया। वो जो लाशें थी, और हद तब होती है वहां पर क्या हुआ, मार्शल लॉ लागू किया गया था। बहुत से लोगों को, सबको तो गोलियां जरूरी नहीं कि लगे वो तुरंत एक्सपायर कर जाए, तो बहुत से लोग तड़पते मर गए, क्योंकि वहां मार्शल लॉ लागू था और वहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसके कारण लोग रात भर तड़पते हुए वहां पर उनकी जान चली गई, और बताया जाता है कि हजारों लोग मारे गए थे। उसके बाद देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि
त्याग दी, यानी वापस कर दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने इनको नाइटहुड की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। और जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है, ये जो नरसंहार होता है, इसमें इसके कारण गांधी जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये रहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद देखते हैं, देखिए जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके बाद ही ये जनरल डायर जो था, इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। और बताया जाता है, इतिहास में ऐसा मिलता है कि इसको जब ये ब्रिटेन गया था तो वहां पर इसको अवार्ड दिया गया कि बहुत अच्छा किया इसने, जो भारतीयों के लिए किया। लोगों को इतनी बेरहमी से मारा, इतनी नर्दी से लोगों की जान ली, तो इसके लिए उसको वहां पर जाके अवार्ड मिला था। ऐसे वहां की सरकार थी और ऐसा ये जनरल डायर था जो लोगों को मार करके अवार्ड प्राप्त किया। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा टॉपिक था, तो ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पहले रॉलेट एक्ट आया, उसके खिलाफ में जो यहाँ पर समिति बनाई गई, जो यहाँ पर बातचीत करने के लिए लोग इकट्ठा हुए, तो वहां पर क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। एक मेले का दिन था, किसी को नहीं पता था कि आज मेला देखने जा रहे हैं तो कल हम वापस नहीं लौट पाएंगे। देखिए तीसरा क्या है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में बातचीत करेंगे। खिलाफत आंदोलन ये था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर के 1918 तक होता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार किनके बीच में हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। तो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, जिसमें ब्रिटेन था, अमेरिका था, ये मित्र राष्ट्र में थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, ये धुरी राष्ट्र में थे। तो वहां पर जब मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, देखिए मित्र राष्ट्र की विजय होती है, यानी ब्रिटेन, अमेरिका ये जीत जाते हैं। उसके बाद जो ब्रिटेन है वो आज का तुर्की का इलाका है, पहले ऑटोमन साम्राज्य था। वहां पर मुसलमानों ने अपने बीच में से किसी एक को हेड बनाया था, जिसको नाम दिया था खलीफा का। और वो मुसलमानों के आध्यात्मिक एक तरीके से कह गुरु थे, तो खलीफा थे। खलीफा का पद ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन का सरकार है, ब्रिटेन जो थे, ब्रिटेन वाले, वो चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य जो आज का तुर्की का एरिया है, वहां पर ब्रिटेन का राज चले, कोई खलीफा का राज नहीं चले। लेकिन मुसलमान इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। मुसलमानों ने शर्त रखी थी ब्रिटेन वालों से कि जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उस पर हम सिर्फ खलीफा की बात मानेंगे। भले ब्रिटिशर्स वहां राज करेंगे, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो हमारे धार्मिक कार्य हैं उसमें हम केवल खलीफा की बात मानेंगे, खलीफा का पद समाप्त नहीं होने देंगे। इसके लिए वहां पर ये खिलाफत आंदोलन जो भारत में चलाया गया, इसके पीछे की कहानी सुनेंगे। जब ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वहां ऑटोमन साम्राज्य का बंटवारा करना चाहते थे, तो वहां की जो जनता थी, तुर्की आज का जो इलाका है, वहां की जनता ने कहा कि हम अपने धार्मिक कार्यों में अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, हम अपने जो खलीफा है उनके बात ही मानेंगे। और जो हमारे एरिया है, यानी कि अंग्रेज जो वहाँ का एरिया था, वहाँ पर बताया कि हमेशा मुस्लिम शासक ही राज करेगा, कोई ब्रिटिशर से यहाँ राज नहीं करेगा। अगर ये बातें मान लेते तो जो तुर्की है, ऑटोमन साम्राज्य, वो ब्रिटेन वहाँ पर अपनी सत्ता का हस्तांतरण करता, लेकिन वो अपने धार्मिक कार्य में अपनी खलीफा की बात मानते और वहाँ पर हमेशा मुस्लिम शासक ही राज करता। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना, कहा कि हम नहीं मानते खलीफा वलीफा को, हम यहाँ पर अपना राज चलाएंगे। उसके लिए जो पूरे देश के मुसलमान थे, जो तुर्की के मुसलमान थे, वो अलग अलग राज्यों में जाना शुरू करते हैं कि सभी मुसलमानों का साथ मिले उनको। ऐसे ही कुछ लोग भारत भी आते हैं। जब भारत आते हैं तो महात्मा गांधी जी, जो यहाँ पर ये आंदोलन चलाया गया था, खिलाफत आंदोलन, इसके हेड कौन बनाए गए, महात्मा गांधी जी। मुसलमान जब वहां से आया तो बोला, मुसलमानों से बोला कि हमारा धर्म संकट में है, हमें एकजुट होकर के लड़ना चाहिए ताकि हमारे जो खलीफा है उनका पद समाप्त ना हो और ब्रिटेन हम पर इतना हावी ना हो। लेकिन जब मुसलमान थे, दो नाम आता है अली बंधु का, शौकत अली और मोहम्मद अली का, ये दोनों इसको लीड कर रहे थे खिलाफत आंदोलन को। तो गांधी जी ने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम को एक करने का, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का बहुत बड़ा अवसर है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए और मुसलमानों का साथ देना चाहिए। तो गांधी जी भी बोले कि ठीक है, हम मुसलमानों के साथ है, अगर हमारे जो देश के मुस्लिम लोग खुश नहीं रहेंगे तो हम खिलाफत आंदोलन का सहयोग करेंगे और उसके साथ ही असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट करेंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो देखिए खिलाफत आंदोलन ऐसे ही स्टार्ट होता है 1919 में। ये कहाँ का जो मुद्दा था, वो जो ऑटोमन साम्राज्य, आज का जो तुर्की का इलाका है, वहां पर जब ब्रिटेन के लोग अपना राज करने के लिए जाते हैं
तो वहाँ खलीफा का पद समाप्त करना चाहते हैं कि हम नहीं मानते कोई खलीफा वलीफा, यहाँ पर हमारा राज चलेगा। तो उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन गठित किया गया था, मेनली मुसलमानों के लिए था। और इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। और ये गांधी जी ने इसको बहुत बड़ा अवसर माना कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा अवसर है। तो साथ ही साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट किया था। इसके पीछे असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट किया गया, यही पृष्ठभूमि रही थी। देखिए पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन 1919 का है। खिलाफत कमेटी मौलाना आजाद, हकीम अफजल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में स्थापित की गई। यानी जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी वो मौलाना आजाद, हकीम अफजल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में स्थापित की गई। अली बंधु का हमने नाम बताया, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नेतृत्व कर रहे थे। ने इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्यवाही की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। यानी महात्मा गांधी के साथ लोगों ने बातचीत किया और जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी इसके अध्यक्ष भी बनाए गए महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, महात्मा गांधी ने इसे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि हम अलग अलग होकर तो आज़ादी को पा नहीं सकते। जब तक देश के चाहे मुस्लिम रह रहे हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग रह रहे हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का एक अवसर है। महात्मा गांधी ने इसे एक अवसर के रूप में एक्सेप्ट किया। अब देखिए यहाँ पर है, दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने, महात्मा गांधी। दिल्ली में महात्मा गांधी जब खिलाफत कमेटी का यहाँ पर किया गया, दिल्ली में आयोजित की गई खिलाफत कमेटी, लोगों ने बातचीत शुरू किया तो उसके अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए खिलाफत कमेटी की शर्तें क्या थी, मुसलमानों ने ब्रिटिशर्स के लिए क्या शर्तें मांगी थी कि अगर हमारी शर्तें मान ली जाएंगी तब तो ठीक है, नहीं तो हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। देखिए कौन सी शर्त थे, इस्लामिक शर्तें थी, इस्लामिक स्टेट संबंधी फैसले खलीफा के माने जाएंगे। यानी जो इस्लामिक स्टेट है, जो एरिया मुसलमानों का है, वहां पर जो भी फैसले होंगे वो खलीफा के माने जाएंगे। हम ब्रिटिशर्स के फैसले नहीं मानेंगे, हम अपने खलीफा के फैसले मानेंगे, मुसलमानों ने कहा। ऑटोमन साम्राज्य का क्षेत्र जो है हमारा, उन्होंने कहा कि जो हमारा ऑटोमन साम्राज्य का क्षेत्र, आज का जो तुर्की का ये सब इलाका है, मुस्लिम बहुलता का वहाँ पर देश था, तो बोला कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वो हमारा, हम ब्रिटिशर्स को नहीं देंगे। तीसरा क्या है, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन कभी भी वहाँ गैर मुस्लिम शासक राज्य नहीं करेगा। यानी जो मुसलमानों की बहुलता का देश है, जैसे अरब है, सीरिया है, इराक है, फिलिस्तीन है, मुसलमानों ने कहा कि यहाँ पर हमेशा मुस्लिम शासक ही राज करेगा। ये शर्तें थी और गांधी जी ने इसी शर्त को कहा था कि अगर अंग्रेजों ने नहीं माना और अंग्रेजों के इस शर्त से अगर हमारे भारत के मुसलमान खुश नहीं रहे तो हम खिलाफत कमेटी तो चलेगी, साथ में असहयोग आंदोलन को भी स्टार्ट करेंगे। देखिए महात्मा गांधी ने कहा अगर खिलाफत कमेटी की शर्तें नहीं मानी गई और ब्रिटिश सरकार के नियमों से भारतीय मुसलमान खुश नहीं रहे तो हम असहयोग आंदोलन भी शुरू करेंगे। खिलाफत आंदोलन तो साथ साथ चलता रहेगा और हम असहयोग आंदोलन भी शुरू करेंगे। तो खिलाफत जो कमेटी थी वो क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। खिलाफत कमेटी जो थी मेनली वो जो आज का तुर्की का एरिया, ऑटोमन साम्राज्य, वहाँ का ये मुद्दा था। वहाँ के खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था, तो वहाँ से मुसलमान अलग अलग प्रांत में जाते थे। ऐसे ही कुछ लोग भारत भी आए, भारत में बातचीत किया तो भारत के लोग, भारत में भी तो मुसलमान रहते थे, वो उनका साथ देने के लिए तैयार थे। अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली का नाम हमने पढ़ा। और महात्मा गांधी ने इसे बहुत बड़ा अवसर माना कि हिंदू मुस्लिम की एकता का जो परिचय यहाँ दे सकते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम को एकजुट करना है तो हमें उनका साथ देना होगा और ये जो कमिटी है उसको आगे बढ़ाना होगा, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। तो इसके लिए उनको, देखिए महात्मा गांधी को एक उस कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं, खिलाफत कमेटी हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो असहयोग आंदोलन का है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो मुसलमानों की बात, उनकी शर्तें माने नहीं, तो गांधी जी ने पहले ही कहा कि अगर शर्तें नहीं मानी गई और मुस्लिम लोग हमारे देश के खुश नहीं रहे तो हम साथ में असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। अब हम असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था, बहुत अच्छे से असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन एक घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। हालांकि दो घटनाएं बताई जाती हैं, लेकिन बातचीत करेंगे कि कौन सी घटना को सही मान सकते हैं। दोनों घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जो ठीक लगे ऐसा मान सकते हैं। देखिए पहला था असहयोग आंदोलन
ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब असहयोग खिलाफत आंदोलन, यानी खिलाफत आंदोलन पहले से चल रहा था और गांधी जी ने उसमें असहयोग आंदोलन को भी जोड़ा, यानी नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में इसको स्टार्ट किया गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया। अब बात करेंगे इसकी रणनीतियां क्या थी, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, उसमें क्या लिखा था जिससे पूरी जनता, असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किया गया तो पूरे लोग इकट्ठे हो गए थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। असहयोग आंदोलन अगर बहुत अच्छे से चलता, आगे तक चलता, तो शायद अपना देश पहले आजाद हो सकता था। देखिए, आंदोलन को लोगों द्वारा खिताब, सम्मान और मानद पदों के आत्मसमर्पण के साथ शुरू करना पड़ा। यानी गांधी जी ने कहा कि आंदोलन जब हम स्टार्ट करेंगे तो पूरी तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। उनके जो आंदोलन, गांधी जी ऐसे जब आंदोलन स्टार्ट किए तो उन्होंने बताया जो अंग्रेजों के द्वारा कोई खिताब दिया गया, सम्मान और जो उनकी उपाधियां है, मानद उपाधियां, उनके आत्मसमर्पण के साथ यह आंदोलन को हम शुरू करेंगे। दूसरा क्या है, सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायालयों द्वारा विधानसभाओं, स्कूल और कॉलेजों और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने की आयोजना है। उन्होंने बताया कि जो सिविल सेवा है, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, ना ही उनकी सेना में भर्ती होंगे, ना ही उनके न्यायालय जाएंगे, उनके कोर्ट में जाएंगे, ना उनकी विधानसभा में काम करेंगे, ना ही उनके स्कूल कॉलेजों में अपने जो भारतवासी हैं वो पढ़ेंगे, ना ही हमें उनकी किसी सामान को यूज करना है, और ना हम उनके सामान को यूज करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे या बहिष्कार करने की योजना बनाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि अगर हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो ज़्यादा देर तक भारत में टिक नहीं सकते। उनका सहयोग का मतलब है अगर हम उनके बनाए हुए जो वो मशीन से बनाकर कपड़े लाते थे, अगर हम उनके कपड़े ना खरीदें, तो मेनली व्यापार के थ्रू ही तो अपने देश पर अपना सत्ता जमाए थे, तो अगर हम उनके सामान को नहीं खरीदे तो उनका व्यापार चलेगा नहीं। अगर हम उनके फैक्ट्री में काम नहीं करें, उनके स्कूल कॉलेज नहीं जाएं, उनके न्यायालय में नहीं जाएं, तो उनका काम धंधा बंद पड़ जाएगा और वो उनका टिकना भारत में ज़्यादा देर तक मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी सब चीज़ों का हम बहिष्कार करेंगे, अपने खादी वस्त्र बनाएंगे, चरखे चलाएंगे, अपने काम स्वयं करेंगे। इसके बारे में गांधी जी ने बात की थी। आगे देखिए, बताया गया है देसी सामानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सामानों को घरेलू सामान या स्वदेशी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए था। यानी कि जो देसी सामान है, अपने बनाए हुए, जो हम अपने खादी के वस्त्र बनाएंगे, जो अपने सामान है, उनको बढ़ावा देने के लिए हमें जो ब्रिटिशर्स के सामान है उनके सामान को क्या करना होगा, बहिष्कार करना होगा, उनके सामान का स्वदेशी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी जो हम अपना खुद का बना रहे हैं उसके द्वारा उनके सामान को प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए, देहात में विद्रोह, जो ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उसका देहात में, गांव में क्या क्या प्रभाव पड़ा था। असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया, गांधी जी उस टाइम पर सबसे बड़े लीडर्स थे। ये घटना है 1920 की, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था ना, 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी उस टाइम पर सबसे बड़े लीडर्स थे, पूरी जनता इनकी बात मानती थी कि गांधी जी ने कह दिया मतलब हमें करना चाहिए। तो असहयोग आंदोलन गांव तक भी पहुंचा। किसी चीज को शुरू किया गया, कोई आंदोलन शुरू किया गया, तो धीरे धीरे करके वो हर जगह फैल जाता है। तो देहात में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो देहात में क्या प्रभाव पड़ा था, गाँव में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, किसानों का आंदोलन अत्यधिक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरुद्ध था। जमींदार अत्यधिक कर वसूल करते थे, राजस्व वसूल करते थे, तो किसान उनसे मुक्ति पाना चाहते थे। किसानों का आंदोलन किससे था, कोई मेहनत से काम कर रहा है और जमींदार आ रहे हैं, उनसे टैक्स ले रहे हैं, अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, किसानों का आंदोलन अत्यधिक राजस्व वसूल करने वाले जमींदारों के विरुद्ध था। इस आंदोलन में लगान कम करने, बेगार खत्म करने और दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार करने की मांग की गई। यानी जो आंदोलन था उसमें क्या कहा गया कि लगान जो कर है उसको कम करो, बेगार खत्म करो और दमनकारी जो जमींदारों का बहिष्कार है करने की मांग की गई थी इस आंदोलन में। जब लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में, किसानों ने सुना, गाँव में जब ये आंदोलन पहुंचा तो लोगों ने ऐसी मांगे की थी। उसके बाद देखेंगे बागानों में राजस्व, जो बागान थे वहां पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। इस कानून के तहत देखिए, बागान में क्या, इस कानून के तहत बागानी श्रमिकों को सरकारी आदेश के बिना चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी जो चाय की खेती करते थे बागानों में, उनको जब तक सरकारी ब्रिटिशर्स का आदेश नहीं मिलता था वो उसको छोड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें इस तरह की अनुमति कभी कभी ही मिल पाती थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने बागान छोड़ दिया और
घर की ओर चल दिया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे तो उनका काम नहीं करेंगे। और ये जो खेती होती थी वो बागानों की खेती होती थी चाय की, अंग्रेजों के द्वारा ही। तो लोगों ने जब असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि हम भी ये खेती नहीं करेंगे, अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, और आंदोलन इसको छोड़ करके अपने घर की ओर चल दिए थे। बागानों में ये प्रभाव पड़ा था। देहात में भी लोगों ने सुना तो जो किसान थे परेशान थे जमींदारों से, उनके लिए भी उन्होंने मांग की कि हम कर कम देंगे, यानी लगान कम करो, बेकार को खत्म करो, इन सब की मांगे की किसानों ने। और ये जो काम करने वाले थे श्रमिक, इन्होंने भी क्या किया, इसको छोड़ करके, ये जो काम करते थे चाय की खेती करते थे उसको छोड़ करके आंदोलन के बारे में सुनकर अपने घर की ओर चल देते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन की वापसी से पहले जान लेते हैं कि एक घटना आती है कि असहयोग आंदोलन को बताया जाता है कि इसलिए समाप्त कर दिया गया ताकि लोग कितने दिनों तक स्कूल कॉलेज जाना बंद कर देंगे। कोई अगर 2-4 दिन की बात हो, साल भर की बात हो, 6 महीने की बात हो, तो लोग मान भी ले कि ठीक है इतने दिन नहीं जाएंगे, उसके बाद हमें आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिख रहा था कि इतनी जल्दी देश आज़ाद हो जाएगा। तो लोग सोचे कि कब तक हम अपने काम धंधे छोड़कर घर बैठेंगे, खाने की भी तो दिक्कत होती है। कब तक लोगों ने सोचा कि कब तक स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, कब तक नहीं पढ़ेंगे और कब तक काम धंधा नहीं करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे लोग अपना काम पर जाना शुरू कर दिया, लोगों ने धीरे धीरे स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिया। ये बताया जाता है घटना कि इसलिए भी असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लेना ठीक समझा। बाकी एक बहुत बड़ी घटना पढ़ेंगे, बहुत बड़ी घटना तो नहीं है लेकिन गांधी जी ने उसे बहुत बड़ा समझा, हिंसात्मक समझा, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो घटना को हिंसात्मक समझ करके ये आंदोलन को वापस ले लिया, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो एक कारण था कि लोगों ने वापस से जाना स्टार्ट कर दिया, अपने काम पर जाना स्टार्ट कर दिया, स्कूलों में जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया गया था उस टाइम पर लोगों ने कहा कि अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो कैसे जीवन बीतेगा, कैसे खाएंगे, क्या करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे। तो लोगों ने कहा कि अपने स्वदेशी शिक्षा पर काम करेंगे, यानी अपने खुद का स्कूल कॉलेज बनाएंगे, अपने लोग, अपने देश के लोग उसमें पढ़ेंगे और अपने खुद के काम करेंगे, चरखे चलाएंगे, चाहे जो भी काम हो, लेकिन अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। ये सब घटनाएं बताई जाती हैं। तो हमने एक घटना सुना कि लोगों ने वापस से काम पर जाना स्टार्ट कर दिया, स्कूलों में जाना स्टार्ट कर दिया, शायद इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना ठीक समझा। और एक घटना आती है असहयोग आंदोलन की वापसी की, जो घटना है वो कौन सी है, 1922 में इसको वापस ले लिया गया, चौरी चौरा कांड। ये इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा कांड की जो घटना होती है, बताया जाता है कि इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि वो चाहे अंग्रेज कुछ भी करे लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि हम अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराएंगे। लेकिन इसमें जो कांड होता है, जो चौरी चौरा कांड होता है, 5 फरवरी 1922 यानी 5 फरवरी 1922 को जो घटना होती है, ये घटना कहाँ पर होती है, गोरखपुर में। गोरखपुर पड़ता है यूपी में, गोरखपुर यूपी में ये घटना होती है, चौरी चौरा की घटना। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या हुआ था। देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था। इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठी चार्ज कर दिया, जिससे भीड़ आकर्षित हो गई तथा उसने पुलिस बल पर हमला कर दिया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए। देखिए घटना क्या थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसके थ्रू जो लोग अपना जुलूस निकाल रहे थे, अपनी रैलियां निकाल रहे थे, अपने देश को लीड करने असहयोग आंदोलन को चला रहे थे अच्छे से, तो उसके लिए लोग अपना काम करते थे। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उन पर गोलियां चलाई। तो पुलिस यानी भीड़ गुस्से में हो गई, पुलिस ने गोलियां चलाई। वो तो किसी को परेशान नहीं करते, अपना आंदोलन कर रहे शांति से, जो भी करें, लेकिन किसी की हिंसा नहीं करें, किसी को मार पीट नहीं रहे। तो पुलिस जब उनको परेशान की तो लोग गुस्से में आ गए और क्या किया, पुलिस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। इतने लोग थे, भीड़ थी, तो पुलिस पर हमला करना लोग स्टार्ट कर दिया। तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए थाने के अंदर जाकर के दरवाजा बंद कर लिया और लोग इतने गुस्से में थे कि थाने की चारों तरफ तेल छिड़क करके उसमें आग लगा दिया। और बताया जाता है कि उसमें 22 पुलिसकर्मी और एक थानेदार यानी कुल 23 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिंदा जलकर मर गए थे। इसका ये कारण है कि गांधी जी ने कहा कि ये तो हिंसा हुई है, जबकि वो अहिंसात्मक थे। तो गांधी जी ने कहा ये हिंसा हुई है और अपने देश की जनता वो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रही, इसलिए हम इस असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि गांधी जी ने गलत किया, एक जगह कोई कांड होने से पूरे देश का जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने कह दिया तो वापस ले लिया। बताया जाता है, देखिए
प्रदर्शनकारियों ने थाने को घेर कर जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिसकर्मी के जवान जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने आलोचना की, किंतु गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। बहुत से लीडर्स ने कहा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि गांधी जी ने ठीक नहीं किया। ऐसे बहुत से लीडर्स हुए जिन्होंने कहा कि एक जगह घटना होने मात्र से गांधी जी को पूरे देश से असहयोग आंदोलन को वापस लेने की जरूरत नहीं थी। कम से कम अंग्रेजों को समझ में भी तो आता कि देश के लोग अपने देश को बचाने के लिए, भारत के लोग अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन चाहे जितने दिन तक चलता, लेकिन ऐसे वापस लेना कोई लॉजिक नहीं था। लोगों ने कहा कि अंग्रेज तो इतने लोगों को मारते पीटते हैं, अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने पढ़ा, हजारों लोग मारे गए, तब तो अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, बल्कि जो जनरल डायर था उसको ब्रिटेन में ले जाकर अवार्ड भी दिया। और गांधी जी ने यहाँ महज 22-23 लोगों के मरने के कारण गांधी जी ने पूरे देश से असहयोग आंदोलन को हटा लिया। तो ये ठीक नहीं है। बहुत से लीडर्स ने इनकी आलोचना की, लेकिन गांधी जी अपने जो निर्णय रहे उस पर अडिग रहे कि हिंसा नहीं करेंगे, चाहे कंडीशन कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन हमें हिंसा नहीं करनी है। तो ये गांधी जी का था कि हिंसा नहीं करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। तो इसलिए कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन जो था वो ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1 अगस्त 1922 को स्टार्ट होता है। 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और 5 फरवरी 1922 को ये जो चौरी चौरा नाम की घटना होती है, उसके बाद 1922 में ही इसे वापस ले लिया जाता है। तो ज्यादा दिन तक नहीं चला, 2 सालों तक चला। और ये घटना हमने आपको पहले ही बताया कि लोग सोचते थे कि कब तक घर बैठे रहेंगे, कब तक अपना काम छोड़कर घर रहेंगे, कब तक स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, क्या हमें इससे आज़ादी मिल रही है। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि अपने स्कूल बनाए, अपने जो अपने न्यायालय हैं अपने काम अपने लिए काम करेंगे, अंग्रेजों के काम नहीं करेंगे, ताकि उनको कामकाज ना मिले और वो देश को छोड़कर जाने का सोचे। लेकिन बताया जाता है कि लोग वापस से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिए, स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिए, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना गांधी जी ने ठीक समझा। और ये बड़ी घटना रही, चौरी चौरा की घटना, जिसके कारण गांधी जी ने कहा कि हिंसा हुई है और हम हिंसा को नहीं होने दे सकते। इसके कारण उन्होंने इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो उम्मीद करते हैं आज की जो 4-5 टॉपिक थे आपको समझ में आए होंगे। ऐसे धीरे धीरे करके हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा हो, बहुत अच्छे से समझ नहीं आया हो, तो ऐसे कहानी के थ्रू सुन करके आप एक अपने माइंड में ऐसा सेटअप बना सकते हैं कि इस घटना में ये हुआ था, ये घटना किस लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जा सकता है रॉलेट एक्ट के बारे में, तो उम्मीद करती हूँ अगर आपने ध्यान से सुना देखा होगा तो अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ऐसे असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं तो कुछ समझ में आए और इसको हम अपने शब्दों में लिख सके। घटना सही होनी चाहिए, एकदम बुक की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अगर घटना हम जानते हैं तो हम बुक का लैंग्वेज एकदम लिख नहीं पाएंगे और अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं, बस घटना सही होनी चाहिए। तो हमने एक कोशिश की कि हम जितने दिन तक, अभी एग्जाम तो 20 फरवरी को है, जितने दिन तक हो सकता है ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको ये क्लासेस देखनी चाहिए ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से, अगर पढ़ लिया है अच्छे से तो रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो फैक्ट है और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी इससे शायद तैयार हो जाए। अगर पूछा जाए खिलाफत आंदोलन कब गठित किया गया या असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया, कौन सी घटना रही, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में भी हम कोई ना कोई ऐसे जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू ऐसे जो अपने आंदोलन रहे हैं इनके बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।